हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल BDR ट्यूटोरियल में। और आई होप आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर विकलांग व्यक्ति या डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनको कुछ रियायतें, कुछ छूट दी गई हैं अगर वो कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं या कुछ एक्सपेंस करते हैं for treating themselves from this disability और अदर डिसेबिलिटी। तो कुछ रियायतें, कुछ छूट दी गई हैं भारत सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में सारी वो डिडक्शंस जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आपकी नज़र में अगर कोई ऐसे डिसेबल्ड पर्सन हैं जिनको कि इन फ्यूचर कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ डिपॉजिट या कुछ एक्सपेंसेस जो हैं, कुछ खर्चे जो करने हैं अपनी ट्रीटमेंट पे, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर उनको कुछ रियायतों का फ़ायदा हो सके, कुछ छूट का फ़ायदा हो सके इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती है टैक्स बेनिफिट्स टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर सेक्शन 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट and 80DD tax benefits to the individual taxpayer whose dependent family member suffers from a disability under section 80DD। तो 80U जो सेक्शन है उसमें जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, अगर वो खुद एक डिसेबल्ड पर्सन है तो उसकी जो है डिडक्शन जो है, अगर वो कुछ एक्सपेंसेस जो कुछ खर्चे कर रहा है अपनी ट्रीटमेंट के लिए, तो या कोई उसने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो उसकी जो है उसको डिडक्शन मिल जाएगी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को। 80DD में जो इंडिविजुअल है वो अपने किसी डिपेंडेंट पर्सन के लिए जो है वो मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहा है या कुछ हेल्थ केयर बेनिफिट्स ले रहा है या कुछ खर्चे कर रहा है, तो उस डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ अप टू सर्टेन लिमिट जो है वो उसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80DD। नाउ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है कि दीज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U डिडक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं तो ये डिडक्शन 80U के अंडर जो आती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। सिमिलरली 80DD में भी यही रहेगा। एंड अंडर सेक्शन 80DD जैसे कि मैंने बताया 80DD में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF को ही इसका बेनिफिट मिल पाएगा 80DD का। एंड द थर्ड वन इज द पर्सन हु इज ऑप्टिंग द ओल्ड स्कीम विल गेट दिस बेनिफिट। आप जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रेट्स अंडर 2 स्कीम्स जो हैं वो अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। एक ओल्ड स्कीम है एंड एक न्यू स्कीम है जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई थी 2021 में। तो अगर आप ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली अपने आप को टैक्स करवाते हैं या अपनी इनकम को असेस करवाते हैं या आपकी जो इनकम है वो टैक्स होती है अकॉर्डिंग टू न्यू रिजीम, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं, इन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो न्यू रिजीम है वो इन सब सेक्शंस चैप्टर 6 के डिडक्शंस को जो है वो जो एप्लीकेबिलिटी है चैप्टर 6A की डिडक्शंस की वो न्यू रिजीम में नहीं है। तो आपको ओल्ड रिजीम टैक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी इनकम असेस करनी होगी या कंप्यूट करनी होगी ताकि आपको जो बेनिफिट्स हैं इन सेक्शंस के 80U और 80DD के वो मिल पाए। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है और क्या 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 चीज़ें जो हैं वो उसमें कवर हो रही हैं डिसेबिलिटी के अंदर। तो द डेफिनेशन फॉर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U एंड 80DD इज टेकन फ्रॉम द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 एंड नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, cerebral palsy, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1999। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस पर्सन को स्पेसिफिकली एक विकलांग व्यक्ति या डिसेबल्ड पर्सन जो है वो माना जाएगा। तो
इनकम टैक्स एक्ट या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कहता है कि अ पर्सन इज डिफाइंड एज पर्सन विद डिसेबिलिटी इफ़ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी। मतलब अगर उसको कोई भी दिक्कत है, अगर वो उसकी बॉडी में 40% से ज़्यादा है, देन ही और शी शैल बी कैटेगराइज्ड एज अ डिसेबल्ड पर्सन। सो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी जो डिसीज़ हैं या इलनेस हैं वो इसके अंदर कवर होने वाली है। ब्लाइंडनेस, जिसे आपको दिखना नहीं, आप देख नहीं पाते हैं या आपकी एक आंख खराब है। लो विजन, आपको बहुत ही कम दिखता है, ये भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, बशर्ते कि आपका जो आपका जो स्केल है, जो डिग्री है, वो 40% से ज़्यादा हो या 40% से 40% हो या 40% से ज़्यादा हो। नाउ मूविंग ऑन, लेप्रोसी क्यूर्ड रोग, कुष्ठ रोग जो हो जाता है लोगों को, पैरालिसिस टाइप का, तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है और लोग प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है ठीक से, तो वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आपने देखा होगा बहुत से लोग की जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं एंड बोन्स में प्रॉब्लम होती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो सही से मूव नहीं कर पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं, तो व्हील चेयर का ही सहारा लेके चलते हैं। एंड ये जो डिसीज़ है वो मसल और जॉइंट से रिलेटेड डिसीज़ है। एंड इसका जो मेन कारण रहता है वो ये रहता है कि आपको यंग एज में कुछ फ्रैक्चर हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, जो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं, या आपका कोई बहुत ही मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस केस में आपकी जो बोन्स और जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब श्रिंक और वीक हो जाती हैं, जिससे आपको व्हील चेयर या स्टिक्स वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। मेंटल रिटार्डेशन, आपकी जो ब्रेन की ग्रोथ है वो बहुत ही लो लेवल पे रहती है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता है ब्रेन, और इतनी इनोवेटिव स्किल्स या लर्निंग स्किल्स आप इजीली नहीं कर पाते हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो उतनी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है। इवन दो आपकी जो एज है वो बढ़ती जा रही होती है, बट आपका जो दिमाग है वो उस एज के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रो नहीं कर रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस होती है काफ़ी तरीके की, कि आपका बिहेवियर, आपको एंग्जाइटी बिहेवियर रहता है, बीपी, या आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं, तो ये सब जो है आपका मेंटल इलनेस में कवर हो जाता है। एंड देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, जैसे मूड डिसऑर्डर हो गया, लाइक बाइपोलर, आप डिप्रेशन में हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर है आपको, एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सब जो है वो आपका मेंटल इलनेस में कवर हो जाता है। ऑटिज़म हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो इतनी स्पीडली डेवलप नहीं हो रही होती हैं, या उतनी नॉर्मली डेवलप नहीं हो रही होती हैं, लाइक आपकी जो मूवमेंट स्किल्स है या लैंग्वेज स्किल्स है या आपकी जो लर्निंग स्किल्स है, तो और जो आपकी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ही अनयूजुअल से रहती हैं। जनरली जो ऑटिज़म होता है वो एक कह सकते हैं कि पता चल जाता है आपको 2 या 3 साल की उम्र में या शुरू में ही, कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, या स्किल वाइज हो। तो ये सब जो कनेक्ट रहता है ऑटिज़म का, वो रहता है हमारे स्किल से रिलेटेड। आप कैसे बोल पा रहे हैं, बोल सही से पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, या आपकी जो मूवमेंट है वो सही से कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं ठीक से नहीं पा रहे हैं, ग्रास्प कितना कर रहे हैं चीज़ों को, नहीं कर पा रहे हैं, या माइंड उतना चल पा रहा है या उतना शार्प है, या बहुत ही धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ रहा है, तो ये सब आपका ऑटिज़म में कवर हो जाता है। देन सेरेब्रल पैल्सी जो होता है वो होता है कि आपको
कुछ डिसऑर्डर टाइप के होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर टाइप के, एंड उसकी वजह से जो आपकी बोन्स या जॉइंट्स हैं उसमें आपको जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही मतलब जिनको जो है चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो मतलब प्रॉपरली चल नहीं पा रहे होते हैं या बहुत ही ज़्यादा सहारा लेके चल रहे होते हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये सब रहता है कि आपकी जो ये डिसीज़ है वो मेनली जो रहती है वो जॉइंट से रिलेटेड रहती है, मसल प्रॉब्लम से रिलेटेड रहती है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो आपकी काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो एक साथ अगर होती हैं आपको, लाइक ब्लाइंडनेस भी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, तो ये सारी जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में कवर हो जाती हैं। नाउ मूविंग ऑन, कुछ क्राइटेरिया हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग डिसेबिलिटी एंड सीवियर डिसेबिलिटी, तो ये देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन ATU एंड ATDD, डिसेबिलिटी हम उस केस में मानते हैं जब एक पर्सन जो है वो मोर देन 40% या 40% जो है वो disabled हो of all the disabilities that have been mentioned in the previous slide, एंड सीवियर डिसेबिलिटी तब होती है जब वो 80% डिसेबल्ड हो इन सब डिसीजेस से, एंड उसकी जो बॉडी है वो मेन फंक्शनिंग या जो आपके रोज़मर्रा के काम है वो भी नहीं कर पा रही इन डिसेबिलिटीज़ की वजह से। नाउ जो क्वांटम ऑफ बेनिफिट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर दीज रिस्पेक्टिव सेक्शंस ATU एंड ATDD में, वो देख लेते हैं कि आपको कितनी की जो है वो छूट मिल जाएगी। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी अप टू ₹75,000, यानी 75,000 की आपको छूट मिलेगी। सपोज़ आप पूरे साल में 50,000 रुपीज़ खर्च करते हैं, एंड जो भी आपका ट्रीटमेंट चलता है वो उसका एग्रीगेट सम बनता है 50 या 55,000, देन आपको पूरे 100% डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो है 75,000। इन केस आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है 75,000 से 78,000, अगर आप पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में खर्च करते हैं, या 80,000 या 90,000 खर्च करते हैं, तो इस केस में आपको फिर 75,000 तक ही जो आपकी कैप है, मैक्सिमम कैप है, उतने तक ही आपको डिडक्शन मिल पाएगा। एंड इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, ये जो क्वांटम ऑफ बेनिफिट है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, एंड उस केस में जो है 1,25,000 इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आपको डिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम। एंड जैसे ही 125 से जो क्रॉस करेगा, अगर आपका कुछ भी अमाउंट या कुछ भी एक्सपेंसेस, तो उस केस में आपकी जो डिडक्शन रह जाएगी वो लिमिट इज़ लिमिटेड अप टू 1,25,000 ओनली। नाउ मूविंग ऑन, रिक्वायरमेंट्स टू क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन ATU, कुछ देयर आर सर्टेन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको फुलफिल करनी है इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन ATU। फॉर्म 10(1)(a) जो है आपको फिल करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसको साइन और सर्टिफाइड कराना पड़ेगा एक चीफ मेडिकल ऑफिसर से। एंड जो रिटर्न ऑफ इनकम है अंडर सेक्शन 139 वो आपको भरनी पड़ेगी, और इसको अटैच करना होगा उसके साथ। सिमिलरली जो आपको रिटर्न है वो भी आपको टाइमली भरनी होगी विद इन द टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139। एंड अगर आपकी डिसेबिलिटी जो है वो टेम्परेरी है और हर एक सर्टेन पीरियड के बाद या हर एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको जो है वो रिसेसमेंट करने की ज़रूरत है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच इट वाज इशूड, एंड द एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट विल कमेंस ऑन द असेसमेंट ईयर इन विच द सर्टिफिकेट एक्सपायर्स। तो आपका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी वो जिस साल वो इशू हुआ है तब से लेके जिस साल वो उसकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो जो ख़त्म हो रही है उस साल की फाइनेंशियल ईयर तक जो है वो आपका सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहेगी। नाउ मूविंग ऑन, ये फॉर्म 10(a) का जो है वो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको भरना, ये
फॉर्म आपको फिल करना होगा और आपको अपनी न्यूरोलॉजिस्ट से या चीफ मेडिकल ऑफिसर से या सिविल सर्जन से जो है उसको साइन करवाना होगा, सील कर उनकी स्टैंप लगवानी होगी। तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको फिल करना होगा इन ऑर्डर टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U एंड 80DD। नाउ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80DD। Section 80DD deduction can be claimed for the issuance or deposit made in the specified scheme for the maintenance of a disabled dependent। आपके कोई डिपेंडेंट पर्सन है, जैसे आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर फादर ऑफ योर स्पाउस एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वेल। तो अगर उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए आप अगर कुछ डिपॉजिट्स कर रहे हैं कुछ स्पेसिफाइड स्कीम में, तो 80DD में आपको जो है वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो होनी चाहिए जब आप इन्वेस्ट करें या डिपॉजिट करें इसमें। तो जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट है वो नॉमिनी होना चाहिए, एंड या तो वो नॉमिनी होना चाहिए या कोई उसके बिहाफ में कोई अदर पर्सन या ट्रस्ट जो है वो नॉमिनी होना चाहिए ताकि उसको बेनिफिट मिल सके इस स्कीम का। एंड द सेकेंड वन इज़ अगर जो डिपेंडेंट है वो जो है वो उनकी डेथ हो जाती है इंडिविजुअल से पहले, तो जो भी अमाउंट जो है वो पे हुआ है या डिपॉजिट हुआ है वो ये मान लिया जाएगा कि इट शैल बी द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। तो जो भी आपका नॉमिनी, अगर आप कह सकते हैं कि अगर नॉमिनी जो है वो आपका कोई अदर पर्सन बना है ऑन द बिहाफ ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन है उसके बिहाफ में, एंड जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो इंडिविजुअल है, जो नॉमिनी इंडिविजुअल है, ये मान लिया जाएगा कि इनकम उनको रिसीव हुई है उस साल में जिस साल वो पैसा उनको मिला है, एंड ही और शी शैल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली टू द टैक्स एज द इनकम ऑफ द that previous year. Now there is a concept of payment of annuity or lump sum amount। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जो इंडिविजुअल है जो कि डिपॉजिट कर रहा है, जो कि जिसने कि इन्वेस्ट किया है जो स्कीम में, उस स्कीम में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ एन्युटी या फिर एक बहुत ही लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट। एंड तो इस एंड जो इस केस में लेकिन इम्पॉर्टेंट मतलब जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपकी जो इंडिविजुअल है जिसने कि सब्सक्रिप्शन किया है उस स्कीम में उसकी डेथ हो गई है, एंड उसके बाद जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए उसको जो है वो एक लमसम अमाउंट जो है वो दिया जाता है, या पॉलिसी अमाउंट आप कह सकते हैं, वो पूरा दिया जाता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट में आपका क्या क्या कवर हो जाता है, जैसे मैंने बताया था स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन आपके कवर हो जाते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। तो आपके जो स्पाउस के पेरेंट्स हैं या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी इसमें जो है वो कवर हो जाते हैं। Now, in the case of HUF, a member of the HUF जो कि कवर होता है who is dependent wholly or mainly on such individual or HUF for his support and maintenance, और जिसने जो है वो डिडक्शन जो है वो क्लेम नहीं करी है ATU में। तो ये दोनों जो हैं वो आपके डिपेंडेंट की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं फॉर दी एज फार एज dependent individual and in case of HUF are concerned. Now there are certain differences between ATU and 80DD। तो जो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि 80DD जो है वो प्रोवाइड करता है टैक्स डिडक्शंस टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द टैक्स पेयर्स विद डिसेबिलिटी, एंड वेयरएज द सेक्शन 80 प्रोवाइड्स डिडक्शन टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर विद द डिसेबिलिटी हिमसेल्फ। तो 80DD में जो है वो जो पर्सन है वो अपने एक डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन के लिए कुछ स्पेसिफाइड स्कीम में डिपॉजिट करता है या इंश्योरेंस करवाता है, तो उसका जो है उसको बेनिफिट मिलता है। एंड 80U में
हिमसेल्फ अ डिसेबल्ड पर्सन, जो कि एक इंडिविजुअल डिसेबल्ड पर्सन खुद है, वो जो भी खर्चे करता है उस साल में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी डिडक्शन उसको 80U में मिल जाती है। 80DD is applicable if a taxpayer deposits a specified amount as an insurance premium for taking care of his or her dependent disabled person। तो 80DD में जो है वो आपका इट इज़ मोर रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस। आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली पे करना होगा। एंड 80U में ऐसा कुछ नहीं है। 80U में आप कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपने खर्चे करे हैं अपने डिसेबिलिटी को क्योर करने के लिए। नाउ अंडर सेक्शन 80DD द डिडक्शन लिमिट्स आर द सेम एज सेक्शन 80U। तो आपकी जो डिडक्शन लिमिट्स हैं वो एकदम सेम है। एंड जो केस बन जाता है बस सीवियर डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी का, तो वहाँ जो है वो बस हमें जो है वो मैक्सिमम कैप जो है वो ध्यान रखनी होती है, लेकिन आपकी जो डिडक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम है। नाउ मूविंग ऑन, हु विल बी द मेडिकल अथॉरिटी in this case? So medical boards constituted by state governments have been given the status of certifying authorities, and these medical boards are usually present in various गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है, एक मेडिकल बोर्ड होता है। तो इस केस में जो मेडिकल बोर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूटेड होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी मान लेते हैं। एंड the person with disability has to personally visit the said hospital and be present in the front of medical board for the disability evaluation। अपने disability evaluation के लिए आपको पर्सनली जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एंड मेडिकल बोर्ड जो होगा वो आपको एक बार चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। एंड आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो सर्टेन टेस्ट हुए होंगे या आपका जो एक एनालिसिस हुआ होगा वहाँ पे, उसके बेसिस पे वो जो है आपको एक डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी देगा। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स कि आप कितने डिसेबल्ड हो, या वो जो डिसेबिलिटी है जो हमने पीछे पढ़ी थी स्लाइड्स में काफ़ी सारी, वो आपकी बॉडी में कितनी है, 40% से ज़्यादा है, 40% से कम है, तो ये सब हमें देखना होगा। तो और उसके बेसिस पे जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दे देगा। तो वही मैंने बताया कि मेडिकल बोर्ड इशूज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विच सर्टिफाइज द टाइप एंड डिग्री ऑफ द डिसेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अफेक्टेड विथ। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो देखेगा कि आपको जो डिसेबिलिटी है, आप जैसे आपको सुनना कम पता चल रहा है, तो कितना सुनना कम पता चल रहा है, 40% से कम है या 40% से ज़्यादा है, या कितना परसेंटेज है। तो ये जो है वो एनालाइज करते हैं या एवेल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टेस्ट। एंड in order to know the competent medical authority to issue disability certificate, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो एक साइट्स बनी हुई हैं। इस URL पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं और अपने आसपास की जो मेडिकल अथॉरिटी है उसको जो है वो देख सकते हैं कि आपके नियर बाई कौन सी मेडिकल अथॉरिटी है। एंड कहाँ जाके आप किसी भी अपने नोन में कोई भी अगर डिसेबल्ड पर्सन है उसकी जो है वो हेल्प कर सके, एंड उसको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मिल सके, ताकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है उसको कुछ जो रियायतें हैं, कुछ छूट हैं, उसका बेनिफिट वो उठा सके। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं बस यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये सब बीमारी है या जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, ताकि फाइनेंशियली जो है वो उनकी इस वे में हम हेल्प कर सकें। और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके डाउट्स हों तो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें नीडी पीपल के साथ जो कि अनफॉर्चुनेटली इन सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फाइनेंशियली जो है वो हम हेल्प कर सकें, या जो भी बेनिफिट उनको मिल सके वो उनके लिए अच्छा रहेगा। एंड हम होप करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो अपनी डिसेबिलिटी से भी उबर पाएँ, एंड
जो हमारी गवर्नमेंट है या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और भी प्रोविजंस जो हैं वो अमेंडेड होकर हैं उनके बेनिफिट के लिए, ताकि उनको मॉनेटरी हेल्प जो है वो थोड़ी बहुत मिल सके या फाइनेंशियली हेल्प जो है वो इन सेक्शंस का या और भी कोई सेक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो या अमेंड हो या इनकॉर्पोरेट हो तो उनका फ़ायदा उनको मिल सके। यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो अपनी इस बीमारी से उबर सकें एंड और जहाँ कहीं भी हम उनकी हेल्प कर सकें वो हम जहाँ कहीं भी बन पड़े हम उनकी हेल्प करें किसी भी वे में। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़ उन लोगों के साथ। एंड कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।